नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम शुरू करेंगे। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हमें एक बार चैप्टर 1 को रिकॉल करना पड़ेगा। उसी की कंटिन्यूएशन है दोस्तों ये जो चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 1 में हम कोल्ड वार एरा के बारे में डिस्कस किए। बेसिकली कोल्ड वार के टाइम पर क्या क्या हुआ था, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया बाइपोलर हो गया था। बेसिकली दो पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड हुए थे। एक पावरफुल ब्लॉक को लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आप वेस्टर्न अलायंस बोल सकते हो। दूसरा ब्लॉक को लीड कर रहा था सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर, जिसे आप ईस्टर्न अलायंस बोल सकते हो। ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे जिसे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल सकते हैं, जिसमें इंडिया भी था। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कोई भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट को 5 कंट्रीज ने मिलकर लीड किया था। कौन कौन सा? बेसिकली आप नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडर्स बोल सकते हो उन 5 कंट्रीज को, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया एंड घाना। तो इन कंट्रीज के जो लीडर्स है उनके बारे में भी हम हल्का सा डिस्कस किए थे। तो 1991 तक कोल्ड वार खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? 1991 में यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है। देखिए, जब भी दो पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में वार होता है या फिर फाइट होता है, अगर उसमें से एक ब्लॉक खत्म हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो वार खत्म हो जाएगा। तो इससे वो बाइपोलैरिटी भी खत्म हो गया। मतलब पहले तो दुनिया बाइपोलर हो गया था, अब उसमें से एक पोल जो है खत्म हो गया। अब क्या बाइपोलैरिटी रहेगा? खत्म है कि नहीं? तो अब आप पूछोगे, अगर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ इसका मतलब यह है ईस्टर्न ब्लॉक खत्म, तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न ब्लॉक जीता होगा। हाँ दोस्तों, वेस्टर्न ब्लॉक जीता था, पर इसे आप एक फुल फ्लेज्ड विन आप नहीं बोल सकते। बेसिकली दूसरा ब्लॉक जो है खत्म हुआ तो वो कंपटीशन ही नहीं रहा, फिर समझ रहे हो आप? तो फिर यूएसए का कंट्रोल आ जाता है पूरी दुनिया के ऊपर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और जैसे ईस्टर्न ब्लॉक खत्म हुआ तो कैसे यूएस लेड जो ब्लॉक है उनका एक हेजेमोनी रहा पूरी दुनिया। हेजेमोनी मतलब आप बोल सकते हो लीडरशिप, गाइडेंस, कंट्रोल। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या था। वैसे एक बात और बताना था, ये जो वेस्टर्न ब्लॉक था ना जिसे यूएसए लीड कर रहा था, उसे फर्स्ट वर्ल्ड बोलते थे, और जो सोवियत यूनियन वाला ब्लॉक को सेकंड वर्ल्ड बोलते थे, और बाकी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट वाला जो कंट्रीज थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड बोलते थे। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये सेकंड वर्ल्ड का डिसइंटीग्रेशन और उसके कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन। तो ये चैप्टर शुरू होता है बर्लिन वॉल के बारे में बात करते हुए। वैसे बर्लिन वॉल के बारे में पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। बर्लिन वॉल कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? जब कोल्ड वार एकदम पीक में था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया और जर्मनी को 2 भागों में डिवाइड किया, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। और वेस्ट जर्मनी को भी 3 भागों में डिवाइड किया। मतलब वेस्ट जर्मनी के ऊपर 3 कंट्रीज के कंट्रोल था। कौन कौन सा? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ईस्टर्न जर्मनी सोवियत यूनियन के पास था। अब जर्मनी का कैपिटल सिटी था बर्लिन। बर्लिन को भी इसी तरह डिवाइड किया था दोस्तों। बर्लिन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो सोवियत यूनियन के पास था, वेस्टर्न पार्ट अगेन फ्रांस, यूके एंड यूएसए के पास था। ठीक है। अब हुआ यह था, देखिए सोवियत यूनियन के पास जो ईस्टर्न बर्लिन था ना, उधर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि सोवियत यूनियन पूरे जो पैसे है वो आर्म्स रेस में लगाया हुआ था। बेसिकली देखिए, यूएस के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो अच्छे अच्छे वेपन्स बनाना पड़ेगा, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल फिल करना पड़ेगा। तो ये सब के ऊपर सोवियत यूनियन कॉन्सेंट्रेट किया था, इसलिए ईस्ट बर्लिन में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। वेरास वेस्ट बर्लिन में जो फ्रांस, यूके एंड यूएसए के कंट्रोल में था, उधर तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है। तो बेसिकली ईस्ट बर्लिन में पॉवर्टी थी और वेस्ट बर्लिन में डेवलपमेंट हो रहा था, लोग फ्लरिश हो रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जो है ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन जाना चाहेंगे, है कि नहीं? तो लोग जा भी रहे थे। जब ज्यादा माइग्रेशन होने लगा तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, बर्लिन के बीच में से बहुत बड़ा एक दीवार खड़ा किया, जिसको बोलते हैं बर्लिन वॉल। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, पूरा बर्लिन को कवर किया था। आप इस फोटो में देख सकते हो। वैसे ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। देखिए, बर्लिन वॉल इसी तरह कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये ईस्ट बर्लिन है जो सोवियत यूनियन के पास था, ये वेस्ट बर्लिन है जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास था। तो ये जो एरिया
फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास था ना, इसको इसी तरह सोवियत यूनियन ने कवर किया, ठीक है। और उस वक्त वेस्ट बर्लिन को आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म बोलता था। क्यों बोलता था? क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कंट्रीज कैपिटलिज्म फॉलो करते थे और इसी वजह से उनका डेवलपमेंट भी हो रहा था। वेरास सोवियत सेक्टर में कम्युनिज्म फॉलो हो रहा था और सोवियत सेक्टर जो है ईस्ट बर्लिन में बिल्कुल फोकस नहीं किया, जिस वजह से उधर के लोग पॉवर्टी में थे। तो अब वापस आते हैं। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वाज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। देखिए 1989 तक लोगों को यह समझ में आने लगा कि ये कम्युनिज्म से कुछ होने वाला नहीं है और जो ऑनगोइंग राइवलरी है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इससे हमारा कुछ डेवलपमेंट्स भी नहीं हो रहा है। तो 1989 में वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट होते हैं दोस्तों कोल्ड वॉर हिस्ट्री में। वो ये है बर्लिन वॉल को लोग मिलकर डिमोलिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर का एंड की शुरुआत आप बोल सकते हो। मतलब इसी से काफी सारे ड्रामेटिक इवेंट्स होने लगा जिसकी वजह से कोल्ड वॉर पूरा ही खत्म हो गया था। तो जैसे बर्लिन वॉल का डेमोलिशन हुआ, it was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the second world and end of the cold war। तो ऐसे कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होने लगा दोस्तों यूएसएसआर में, जिसकी वजह से पूरा सेकंड वर्ल्ड कोलैप्स हो गया एंड कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी को जो डिवाइड किए थे वो यूनिफाई हो गया। One after another, 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations। तो देखिए आजकल जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो सब पहले यूएसएसआर का पार्ट था, तो वो पहले से खुश नहीं थे यूएसएसआर के साथ। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये बर्लिन वॉल का डेमोलिशन हुआ तो उनको भी समझ में आने लगा अब सही वक्त है। तो उन्होंने उनके कंट्रीज में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स है उन्हें हटा के उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करने शुरू किया। तो उससे रिलेटेड काफी सारे मास प्रोटेस्ट, मास डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हुआ था, वो अलग बात है, ठीक है। नाउ द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगन टू एंड नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज ए रिजल्ट ऑफ मास एक्शंस बाय ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन। तो देखिए आम जनता के मास एक्शंस, मास डेमोन्स्ट्रेशंस, मास प्रोटेस्ट की वजह से सोवियत यूनियन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। नाउ इधर आपको कुछ फोटोज दिख रहा है दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं। ये सारे फोटोज जो है बर्लिन वॉल डिमोलिशन से रिलेटेड है। वैसे बर्लिन वॉल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स इधर लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये मैंने आपको इधर बताया क्योंकि ईस्ट बर्लिन कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, वेस्ट बर्लिन कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में एक सेपरेशन या डिवीजन था बर्लिन वॉल जो है। 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था एंड इट सेपरेटेड ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर 28 ईयर्स। तो 28 साल तक बर्लिन वॉल मेंटेन्ड रहा एंड वाज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। ये सारे डेट्स आप ध्यान दीजिएगा। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल का डिमोलिशन हुआ था एंड दिस मार्क्ड द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हुए थे उसका यूनिफिकेशन भी हुआ बर्लिन वॉल डिमोलिशन से एंड इट स्टार्टेड द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो भी सी बात है दोस्तों, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ बर्लिन वॉल डिमोलिशन से। अब ये पिक्चर्स जो इधर दिया हुआ है इसका मतलब बताया है। नंबर 1 इज पीपल मेकिंग ए टाइनी होल इन द वॉल। देखिए आप देख सकते हो इधर लोग जो है दीवार में छेद बना रहा है। सेकेंड, ए सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलो फ्री मूवमेंट। देखिए कुछ सेक्शन को खोल दिया गया फ्री मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए। एंड द थर्ड इज द बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989। 1989 से पहले ऐसे ही दिखता था बर्लिन वॉल जो है। तो अब हम शुरू करेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सबसे पहले हमें यह समझना होगा यूएसएसआर जो सिस्टम फॉलो कर रहा था वो क्या था, बेसिक फीचर्स क्या क्या थे, किस वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। यह समझने के लिए सबसे पहले यूएसएसआर जो सिस्टम फॉलो कर रहे थे वो समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले सोवियत वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोवियत वर्ड का मतलब होता है काउंसिल। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का मतलब यह होता है जितने सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज थे उन सबका एक काउंसिल या फिर एक यूनियन जो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बाद फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो यूएसएसआर फॉर्म कब हुआ? रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 के बाद। मैं ये मान के चल रहा हूं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक्स तो आपको पता होगा। वैसे रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज्ड टू द कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। देखिए रशियन रेवोल्यूशन
दो तीन आइडियल्स के ऊपर फोकस था। वन इज सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या होता है? सोशलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करेगी, सारे जो प्रॉपर्टी है उसे स्टेट इंश्योर करेंगे, और स्टेट ऐसा एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे जिसमें सबके लिए इक्वल राइट्स हो, कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी होगा, इक्वल राइट्स होगा। ठीक है, सो एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। एग्लिटेरियन सोसाइटी मतलब क्या है? वही दोस्तों, ऐसा एक सोसाइटी जहां सारे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हो, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सारे इक्वल है। एंड रशियन रेवोल्यूशन आप बोल सकते हो ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट अटेम्प्ट था इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करने के लिए, और ऐसा एक सोसाइटी डिजाइन करने के लिए जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो रशियन रेवोल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री था, जिसमें कैपिटलिज्म को खत्म करने की कोशिश किया एंड सोशलिज्म को लाने की कोशिश किया। ठीक है, सो इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सोवियत सिस्टम में किसको दिया गया? एक तो स्टेट को, मतलब स्टेट सब कुछ ऑन करेंगे, स्टेट सब कुछ करके देंगे लोगों के लिए, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। देखिए, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको भी प्रायोरिटी दिया गया था सोवियत सिस्टम में। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड। देखिए दोस्तों, जैसे आजकल चाइना में है, चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। वैसे चाइना में जो इलेक्शंस वगैरह होता है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का ही कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना है, कैंडिडेट्स अलग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही था सोवियत सिस्टम में भी, एक ही पार्टी था, कोई और पॉलिटिकल पार्टी या ओपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं था। एंड देश की जो इकोनॉमी है उसे पूरी तरह स्टेट कंट्रोल करता था। ठीक है, नाउ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। देखिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अब आपको और क्लियर हो जाएगा ये यूएसएसआर मतलब क्या होता है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे ना, जो फासिस्ट फोर्सेस के नीचे थे, उन्हें फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट करने में सोवियत आर्मी मदद किए थे। वैसे फासिस्ट फोर्सेस मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप, जहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, तो उन्हें उन फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट करने के लिए सोवियत आर्मी मदद किए थे। इसलिए सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गया। तो जब मैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वो कौन कौन से कंट्रीज है? इधर देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन एक्सेट्रा। तो ये सारे कंट्रीज पहले फासिस्ट फोर्सेस के नीचे थे, तो उन्हें फासिस्ट फोर्सेस से बचाने के लिए सोवियत आर्मी हेल्प किया। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इन सारे कंट्रीज को ये पता चला सोवियत आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे कंट्रीज का जो कंट्रोल है वो यूएसएसआर के नीचे आ गया। Now, the political and economic systems of all these countries were modeled after the USSR. अब देखा जाएगा तो इन सारे कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम वो सब यूएसएसआर की तरह मॉडल हुआ। एंड दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकेंड वर्ल्ड मतलब क्या है? सोवियत यूनियन से एसोसिएटेड जितने कंट्रीज थे, ठीक है, उसे आप सेकेंड वर्ल्ड बोल सकते हो, और इसे सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हो। नाउ द वार्सो पैक्ट, ये मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर, यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। नाउ वार्सो पैक्ट क्या है? देखिए, जैसे वेस्टर्न अलायंस एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी लाइन पे ईस्टर्न अलायंस दैट इज सोवियत यूनियन लेड ईस्टर्न अलायंस एक मिलिट्री अलायंस शुरू किया था जिसका नाम है वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये वार्सो पैक्ट से ये पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक जो है एकदम यूनिफाइड था, और इस ब्लॉक को लीड कौन कर रहा था? यूएसएसआर। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन बिकम ए ग्रेट पावर, ये बात आपको पता है। अब सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी था वो काफी डेवलप्ड इकोनॉमी था। अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करोगे तो सोवियत यूनियन का इकोनॉमी काफी डेवलप्ड इकोनॉमी था, एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इकोनॉमी था वो सोवियत यूनियन से भी बड़ा था, वो अलग बात है। नाउ इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, उनके कम्युनिकेशंस नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स एंड बिग था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे इनके पास, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, एंड एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर था उनका बहुत अच्छा सा, जो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करते थे। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, मतलब हर चीज का प्रोडक्शन यूएसएसआर का अंदर ही होता था, मतलब दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं था।
दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं, सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी था वो डेवलप था, पर यूएसए के कंपैरिजन में नहीं था। और सोवियत यूनियन का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो भी काफी अच्छा था, दूसरे कंट्रीज के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं था, इवन यूएसए के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं था। पर देखिए उनके क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के जो क्वालिटी से मैच नहीं होता था। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री था, तो सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, हर चीज स्टेट कंट्रोल करेंगे। तो स्टेट क्या है, सारे सिटीजन्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया। जितने बेसिक नेसेसिटीज है लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया और दूसरे जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह है वो सब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके दिए हुए थे सिटीजन्स के लिए। नाउ स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। तो जितने लैंड थे, प्रोडक्टिव एसेट्स थे, इंडस्ट्रीज थे, सब कुछ स्टेट ओन करता था। पर देखिए द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बताया सोवियत सिस्टम में सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता था, लैंड, प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिव एसेट्स, सबका कंट्रोल स्टेट के पास था। अब स्टेट कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, स्टेट का जो ऑफिशियल्स होगा, बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या फिर ब्यूरोक्रेट्स है, उनका कंट्रोल होगा ना। अब सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज्यादा पावर दिया हुआ था, तो इससे क्या हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो आम जनता के पर्सनल चॉइस, पर्सनल फ्रीडम, ये सबको भाव नहीं देता था। देखिए ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या रहता है, वैसे आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्हें आप ब्यूरोक्रेट्स बोलते हो। ब्यूरोक्रेट्स का काम यह है गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, डिसीजन है, ऑर्डर्स है, उन्हें इंप्लीमेंट करने का। तो सोवियत सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो वही काम कर रहे थे, उनको जो स्टेट अथॉरिटीज बोलते थे उसी को वो इंप्लीमेंट करता था। वो ये कभी नहीं देखता था लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए, लोग क्या चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब है सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा एक सिस्टम जो लोगों के चॉइसेस को वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब लोगों के पास जब फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होगा ना, उसे आप ऑथोरिटेरियनिज्म बोल सकते हो। तो सोवियत सिस्टम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड वेरी ऑथोरिटेरियन बन गए थे, तो इस वजह से लोग परेशान थे। ऊपर से लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं था ना। देखिए सोवियत सिस्टम में सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता था, और ये स्टेट को कौन कंट्रोल करता था, कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में नाम के लिए गवर्नमेंट है, पर गवर्नमेंट के डिसीजंस को 100% कंट्रोल करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना चाहिए, ये सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही सोवियत यूनियन में भी चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स थे वही डिसाइड करते थे कि सोवियत यूनियन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होना चाहिए, क्या राइट्स नहीं होना चाहिए। एंड द पार्टी रिफ्यूज्ड to recognize the urge of people in 15 different republics that form the Soviet Union to manage their own affairs including their cultural affairs। तो जितने सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बनकर सोवियत यूनियन या यूएसएसआर बने थे, उन रिपब्लिक्स में लोगों के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, एस्पिरेशंस, ये सबको रिकॉग्नाइज करने का मूड में नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी जो है। देखिए जितने अलग अलग सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे ना, वो ये चाहते थे अपने अफेयर्स खुद मैनेज करने के लिए। बेसिकली देखिए जितने सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया, इनके अलग अलग कल्चर है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज है। तो ये सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज ये चाहते थे कि अपने अफेयर्स खुद मैनेज करने का पावर होना चाहिए, पर कम्युनिस्ट पार्टी ये अलो नहीं किया। Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, but in reality Russia dominated everything। वैसे कहने के लिए यूएसएसआर मतलब 15 सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे, जिसमें रशियन फेडरेशन भी एक पार्ट था, पर एक्चुअली पूरा कंट्रोल जो है दोस्तों रशिया के पास था। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजियंस फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। ठीक है, तो रियलिटी में क्या रहा था, रशिया सारे रिपब्लिक्स को कंट्रोल कर रहा था। वैसे कहने में तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, इसमें तो सारे सोशलिस्ट रिपब्लिक्स को एक ही पावर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं था। रशिया सबको डोमिनेट कर रहा था और बाकी सारे रिपब्लिक्स में जितने लोग थे वो सप्रेस्ड एंड नेग्लेक्टेड फील हो रहा था।
इसके साथ साथ आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन हमेशा कोशिश कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मैच होने के लिए। ये हमने कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर में डिस्कस किया था। वैसे यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे कितने भी आर्म्स खरीद ले, उनके पास बहुत पैसे थे, पर सोवियत यूनियन का कंडीशन ऐसा नहीं था। ऊपर से सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वर्स्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, यूएसए जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सोवियत यूनियन के पास नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स, मतलब सोवियत सिस्टम अपने सिटीजन्स के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करने में फेल हो गया। इसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करते हैं। ये हमने कोल्ड वॉर एरा वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। इसके बाद तो सोवियत सिस्टम का हाल और खराब हो गया। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ वेस्ट। तो वेस्टर्न कंट्री से और पीछे पड़ गया सोवियत यूनियन जो है। एंड दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स. Food imports increased every year. Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. तो एक टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी था सोवियत यूनियन का। तो ये सारे रीजंस की वजह से उनके कंज्यूमर गुड्स में भी शॉर्टेजेस आने लगा दोस्तों। फिर उनको बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। तो लेट 1970s तक सोवियत इकोनॉमी एकदम नीचे चला गया और स्टैग्नेंट हो गया, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था सोवियत इकोनॉमी का। तो कुल मिला के इधर हमें यह पता चल रहा है वंस ए वेल फ्लरिश्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमी सोवियत सिस्टम की कमियों की वजह से किस तरह बर्बाद हो गया और किस तरह लोग कम्युनिज्म से या कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करने लगे। तो ये सारे मेन कॉजेस है दोस्तों बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने का। उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।